दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दो विश्व युद्ध के बीच आखिर दुनिया में क्या चल रहा था, कैसे दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे द ग्रेट वॉर कहा जाता है, से उभरी नहीं थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। इस काल की सामान्य विशेषताएं यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध को युद्ध मात्र का सिलसिला समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया था। लोगों का ख्याल था कि इस लड़ाई के बाद शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा हर व्यक्ति के लिए बेहतर जिंदगी के युग का प्रादुर्भाव होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्ध में प्रवेश करते समय वुड्रो विल्सन ने घोषणा की थी, हम उन चीजों के लिए लड़ेंगे जो हमेशा से हमें प्रिय रही हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, राज्य की सत्ता को स्वीकार करने वाले लोगों के मन में अपनी सरकार के प्रति आदर भावना पैदा करने के लिए लड़ेंगे, दुनिया में सही और सच का बोलबाला कायम करने के लिए लड़ेंगे और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्रों का एक ऐसा संघ बनाया जाएगा जो सभी देशों में शांति स्थापित करेगा और अंत में पूरी दुनिया को आज़ाद करा देगा। लेकिन ये सब कहने की बात है गाइस। जो ताकतवर होता है वो डिसाइड करता है क्या सही क्या गलत। 7 महीने बाद रूसी क्रांति हुई और सोवियत सरकार ने शांति का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सभी युद्धरत राष्ट्रों तथा जन समाजों से ऐसी शांति वार्ता आयोजित करने के लिए अनुरोध किया गया जिसमें किसी भी देश द्वारा किसी अन्य देश की भूमि को हथियाने और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने की बात ना हो। रूसी क्रांतिकारियों को यह आशा भी थी कि यूरोप के कुछ अन्य देश के श्रमिक वर्ग उनके सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनकी बात मानेंगे। मित्र शक्तियों ने सोवियत सुझाव को ठुकरा दिया और जर्मनी ने रूस को युद्ध से अलग होने देने की उससे भारी कीमत वसूल की। लड़ाई आगे 1 साल तक जारी रही। 8 जनवरी 1918 को 8 जनवरी 1918 को विल्सन ने अपना शांति प्रस्ताव जारी किया प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव 14 सूत्रों के प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन 14 सूत्रों में गुप्त कूटनीति की समाप्ति, समुद्रों के निर्बाध उपयोग की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर यूरोपीय देशों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के सुझाव शामिल थे। अलबत्ता उपनिवेशों के मामले में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात न करके औपनिवेशिक दावों में निष्पक्षतापूर्ण तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। इस प्रस्ताव के अंतिम सूत्र में छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता की पारस्परिक गारंटी देने के प्रयोजन से राष्ट्रों के एक सामान्य संघ की स्थापना की बात कही गई। आशा की जा रही थी कि ये 14 सूत्र शांति स्थापना के आधार स्तंभों का काम करेंगे। आगे के 20 वर्षों के दौरान कुछ हुआ उससे इन सारी आशाओं पर पानी फिर गया। 4 साम्राज्यवादी राजवंशों के पतन के बावजूद दुनिया पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक नहीं बन पाई। रूसी क्रांतिकारियों की आशा के अनुरूप किसी भी देश में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई और जर्मनी तरह हंगरी में विद्रोह हुए भी तो उन्हें दबा दिया गया उनकी सरकारों के द्वारा। यूरोप के कई देशों में तानाशाही हुकूमतें कायम हो गई जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और वे युद्ध की तैयारी में लग गई। तानाशाही हुकूमतों की स्थापना के पीछे बहुत हद तक सामाजिक क्रांति का भय काम कर रहा था कि जो क्रांति रूस में हुई वही क्रांति उनके देश में भी हो सकती है, तो इन्हें और दमन करने वाली नीतियों के तरीके से दबाया गया। यूरोप के जिन देशों में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी उनको भी इस भय का भूत सताता रहा और उनकी घरेलू तथा विदेशी नीतियों को प्रभावित करता रहा। युद्ध के फलस्वरूप यूरोप का प्रभुत्व काफी क्षीण हो गया था। अब यूरोप उतना ताकतवर नहीं रहा। यद्यपि उपनिवेशों पर उसकी पकड़ बनी रही, कुछ ही उपनिवेशों पर। यूरोप में कई स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ जो पूर्णतः तो नहीं लेकिन सामान्यतः राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित थे। फिर भी यूरोपीय मामलों को लेकर यूरोप के अंदर चलने वाले झगड़ों का अंत नहीं हुआ। इसमें से कुछ झगड़ों की बुनियाद, क्योंकि इसमें जो कंट्रीज हारी थी उनके अंदर बदला लेने
की आस थी। कुछ झगड़ों की बुनियाद तो युद्ध के बाद की जाने वाली शांति संधियों में ही पड़ गई थी। जैसे कि कहा जाता है जर्मनी वर्साई की संधि, जिसमें जर्मनी ने कहा जाता है कि यह संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव थी। साम्राज्यवादी शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंदिता, जो कि युद्ध का एक बड़ा कारण थी, समाप्त नहीं हुई और फिर से अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का एक बड़ा कारण बनकर उभरी। इस काल में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की प्रमुख शक्ति बन गया। अधिकतर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं उसी पर निर्भर हो गई। यह बात तब बिल्कुल स्पष्ट हो गई जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 में आरंभ हुई आर्थिक मंदी का विनाशकारी प्रभाव रूस को छोड़कर हर यूरोपीय देश तथा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी महसूस किया गया। उद्योगीकृत देशों के युद्ध के पहले के समाज जिन आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त थे, वे विषमताएं इस काल में भी बनी रही। यद्यपि कुछ समय के लिए आम लोगों का जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों में कुछ प्रगति हुई, किंतु सन 1929 टू 33 के आर्थिक संकट से तत्कालीन व्यवस्था के बुनियादी दोष पूरी तरह उजागर हो गए थे कि क्या कमियां थी उनमें। आबादी के बहुत बड़े हिस्सों का दुख दैन्य उस व्यवस्था के अभिन्न अंग जैसा मालूम पड़ने लगा था। यूरोप तथा उत्तर अमेरिका के बाहर यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों का युग था। यद्यपि इन आंदोलनों को एक और विश्व युद्ध की निष्पत्ति के बाद ही सफलता प्राप्त हुई। विल्सन के 14 सूत्रों में जिस राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है, जैसे की तजवीज की गई थी, मतलब जो जिस विजन को दिखाया गया था, वह शांति संधियों के फलस्वरूप स्थापित तो हो गया था, लेकिन वह दुनिया को एक और युद्ध में आगे कूदने से रोकने में बिल्कुल असफल रहा। चौथे दशक के मध्य से ही दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के मुश्किल से 20 वर्ष बाद 1939 में छिड़ा, तो उसकी व्यापकता और विनाशकारिता प्रथम विश्व युद्ध में हुई विनाश लीला को बहुत पीछे छोड़ गई। इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो उसके बाद दुनिया बचेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें होगा न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल, न्यूक्लियर वॉर हेड्स, जो कि एक दिन होने ही है। आज नहीं तो कल न्यूक्लियर वॉर तो होनी है। आप करोगे, मैं करूंगा, नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। शांति संधियों की बात करें तो कौन सी शांति संधियां थी, और इन्हें कहा जाता है थोपी गई शांति या थोपी गई शांति संधियां। प्रथम वे जैसे जर्मनी ने रशिया पर थोपी और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मनी पर थोपी। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। फ्रंट फोर्सेस वर्सेस सेंटर फोर्सेस। तो फ्रंट फोर्सेस में मित्र शक्तियों में था अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। जर्मनी के साथ शांति संधि का मसविदा तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आरंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो सम्मेलन पर छाए रहे। जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे। 14 सूत्रों के अलावा विल्सन ने यह घोषणा भी की थी कि किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, जो कि अभी मैंने पहले पढ़ के बताया, लेकिन लोग अपनी बातों से पलट जाते हैं। जब काम करने की बारी आती है, जब एक्शन लेने की बारी आती है, तो लोग अपनी कही हुई बातों से पलट जाते हैं। जैसा कि जोकर मूवी का एक कोट है, इन द लास्ट मोमेंट पीपल शो यू हु दे रियली आर। किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी और न किसी से दंड स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना देने को कहा जाएगा। इस प्रस्ताव में आगे यह भी कहा गया था कि संबंधित देशों की स्वैच्छिक स्वीकृति
समझौते का आधार होगी। जब संधि का मसौदा तैयार किया गया तो इस सिद्धांत को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया। सम्मेलन में न तो जर्मनी का और न ही किसी अन्य केंद्रीय शक्ति का कोई प्रतिनिधि बुलाया गया, सिर्फ थोपी गई संधि इसीलिए कहा जाता है इसको। मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद विजेताओं ने जर्मनी को 5 दिन का समय दिया कि या तो वो इस पर हस्ताक्षर करे या आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। जर्मनी के सामने थोपी गई संधि कहा गया क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। जर्मनी ने इसे कहा थोपी गई शांति। हस्ताक्षर करते समय जर्मन प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया। जिस कक्ष में हस्ताक्षर समारोह संपन्न हुआ उसमें उन्हें मित्र शक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ नहीं बैठने दिया गया। इसकी वजह जिस तरह अपराधियों को एक कटघरे में से दूसरे कटघरे में ले जाया जाता है, उसी तरह उन्हें कभी तो सम्मेलन कक्ष से बाहर ले जाया जाता और कभी अंदर ले आया जाता रहा। जर्मनी को युद्ध के लिए अपराधी स्वीकार करने पर भी मजबूर किया गया। संधि में एक परिच्छेद क्षतिपूर्ति पर भी था जो इन शब्दों के साथ आरंभ होता है। जर्मनी और उसके मित्र देशों ने आक्रामक कार्रवाई करके मित्र शक्तियों तथा उनकी सहयोगी सरकारों एवं वहां की जनता पर जो युद्ध थोपा, उसके फलस्वरूप उन्हें जो कुछ क्षति और नुकसान उठाना पड़ा, उस सब के लिए जर्मनी और उसके मित्र देश अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। यही कुछ चीजें थी गाइस जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बुलावा दिया। जब यह परिच्छेद जर्मन विदेश मंत्री को दिखाया गया तो उसने कहा, हमसे यह अपेक्षा की गई है कि हम स्वीकार करें कि सिर्फ हम ही युद्ध के लिए दोषी हैं। हम अपनी किसी जिम्मेदारी से कभी मुकरना नहीं चाहते, लेकिन हम पूरा जोर देकर इस बात पर का खंडन करते हैं कि केवल जर्मनी और उसकी जनता ही युद्ध के लिए दोषी थी। पिछले 50 वर्षों के दौरान सभी यूरोपीय राज्यों की साम्राज्यवादी ताकतें सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जहर घोला था। क्या बात है, मतलब क्या लेवल की माइंडसेट रहा। मतलब देख रहे हो बात करने का तरीका, एक लेवल होता है। पर कुछ भी कहें, उस समय जर्मनी कमजोर हो चुका था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन मित्र शक्तियों का जवाब दे सके, तो उसे यह संधि स्वीकार करनी पड़ी। इस संधि में जर्मनी पर जिन पर की मित्र शक्तियों ने युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया था, मुकदमा चलाने से संबंधित एक धारा भी थी। आरोपियों की सूची में जर्मन सम्राट को भी शामिल किया गया था, जिसने भागकर होलैंड, नीदरलैंड जो अभी नीदरलैंड है में शरण ले ली। संधि का मसौदा तैयार करने वाले राजनयिक उन विभिन्न गुप्त संधियों और समझौतों को ध्यान में रखकर चल रहे थे जिन पर उन्होंने युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए थे। इन गुप्त संधियों का मुख्य उद्देश्य युद्ध में प्राप्त लूट के माल का अर्थात प्रदेशों का आपस में बंटवारा करना था। जर्मनी को टुकड़ों में बांटना चाहते थे। इन संधियों का पर हस्ताक्षर करने वाला एक देश रूस भी था, क्योंकि थोड़ी देर पहले दुनिया में शांति कायम करना चाहता था और कहता था कि कोई देश किसी देश की प्रदेश पर कब्जा नहीं करेगा। क्रांति के बाद उसने न केवल इन समझौतों की निंदा की, बल्कि इन्हें छापकर इनका पर्दाफाश भी किया। वाओ! इससे मित्र शक्तियों का यह पाखंड उजागर हो गया कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। रशिया जिसने ये सब कुछ ओपन किया। ये संधियां अमेरिकी तथा ब्रिटिश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, लेकिन इससे हुई बदनामी भी जर्मनी और बाद में तुर्की तथा अन्य देशों की किस्मत का फैसला करते समय मित्र शक्तियों को इन संधियों की धाराओं पर अमल करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि बिकॉज पावरफुल पीपल्स डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। खुली कूटनीति पर दुनिया भर का आग्रह करने वाले विल्सन को भी अपनी सहमति देने पर राजी कर लिया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना देखें तो शांति सम्मेलन के सबसे पहले कार्यों में से एक था राष्ट्र संघ की स्थापना, विल्सन के 14वें सूत्रों पर अमल। राष्ट्र संघ की प्रतिज्ञा पत्र या औपचारिक शपथ पूर्ण तथा बंधनकारी समझौते को सम्मेलन में 1919 में स्वीकृति प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने,
संबंधी संघ के प्राथमिक लक्ष्य के लिए तीसरे अनुच्छेद में उल्लेख था कि शांति कायम रखने के लिए राष्ट्रों के शस्त्रों के भंडार में कमी करना जरूरी है। लेकिन ये सब दूसरे देशों पर लागू किया गया, ना कि अपने देश पर। 10वें अनुच्छेद में कहा गया था कि संघ के सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सदस्यों की प्रादेशिक अखंडता और वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करेंगे। यदि ऐसा आक्रमण हुआ अथवा ऐसे आक्रमण का कोई संदेह या खतरा उपस्थित हुआ तो संघ की परिषद ऐसे उपाय सुझाएगी जिनसे इस दायित्व का निर्वाह किया जा सके। 16वें अनुच्छेद में दबावों और शक्ति प्रयोग के बारे में बताया गया था। उसके अनुसार यदि संघ का कोई सदस्य युद्ध का सहारा लेगा तो स्वतः ही मान लिया जाएगा कि उसने संघ के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इस अनुच्छेद में विधान किया गया था कि अन्य सदस्य उस सदस्य के देश के साथ अपने सारे व्यापारिक और वित्तीय संबंध तोड़ लेंगे, परिषद की सिफारिश पर लड़ाई तथा सशस्त्र बलों का सामूहिक उपयोग करेंगे। जैसे कि हम आगे देखेंगे, शांति कायम रखने और आक्रमण करने वाले आक्रांता देशों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने में संघ सर्वथा असमर्थ साबित हुआ। शस्त्रों, जिसे आगे चलकर आप देख सकते हैं नाटो नाम दिया गया, शस्त्रों के भंडार को कम करने में कोई प्रगति नहीं हुई। इसका फोकस सिर्फ सामने वाली कंट्रीज पर किया गया। हाँ, संघ द्वारा बनाई गई 2 एजेंसियों ने कुछ उपयोगी काम किए। इनमें से एक था अंतर्राष्ट्रीय न्याय के निमित्त स्थापित स्थायी न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि अभी अभी इस कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। लेकिन इनके पास, इस कोर्ट के पास पावर नहीं है, अपनी कोई फोर्स नहीं है, और रशिया के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना मजाक थोड़ी है। जो वर्ल्ड कोर्ट या विश्व अदालत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना करना। राष्ट्र संघ से संबंधित मुख्य घटनाओं की आगे की चर्चा की जाएगी। ओके गाइस, तो वर्साई की संधि की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या थी वर्साई की संधि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।